अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है डॉक्टर इरम वाजिद और आप देख रहे हैं क्लिनिक विद डॉक्टर इरम वाजिद। आज हम इंतहाई इम्पोर्टेंट मौजू पर डिस्कस करेंगे जो कि है पीसीओस या जिसे हम पीसीओडीज़ भी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज में होती है, यानी वो ख़वातीन या लड़कियाँ जो कि तकरीबन 18 से 25 साल की उम्र की होती हैं। तो बहुत सी परसेंटेज ऑफ फीमेल्स हमारे पास क्लिनिक में विज़िट करती हैं अपने इन मसाइल के साथ। जैसे कि नाम बता रहा है पीसीओस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेजेंटेशन आती हैं। कुछ ख़वातीन आती हैं उनको पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है, यानी पीरियड्स या तो उनके बंद हुए होते हैं या तो फिर पीरियड्स बहुत कम आते हैं या काफ़ी देर देर से आते हैं। या तो कुछ ख़वातीन आती हैं उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, स्पेशली ये थोड़ी के एरिया में यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, मोटे बाल होते हैं। ठीक है जी। और या फिर पूरी बॉडी पे भी इनकी बहुत ज़्यादा बाल हो सकते हैं, एब्डोमिनल रीजन में बहुत ज़्यादा बाल हो सकते हैं। इसके अलावा एकनी के साथ आती हैं। बहुत सी डर्मेटोलॉजिस्ट को विज़िट कर चुकी होती है लेकिन उनकी एकनी यानी दाने जो हैं चेहरे के ऊपर बहुत मोटे मोटे दाने निकल आते हैं, पीठ के ऊपर दाने निकल आते हैं, इसके साथ आ सकती हैं। या कुछ ख़वातीन आती हैं, लड़कियां आती हैं, अनमैरिड होती है लेकिन बहुत ज़्यादा वेट उनका होता है, बहुत ज़्यादा वज़न होता है। और या फिर कुछ ख़वातीन आती हैं जिनको शादी हुई होती है लेकिन शादी के बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, उनका हमल नहीं ठहरता है। तो ये मुख्तलिफ़ ख़वातीन मुख्तलिफ़ प्रेजेंटेशन के साथ आती हैं। डिपेंड करते हैं कि उनकी अंदर जो इस डिज़ीज़ की सिवियरिटी है वो किस हद तक है, वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है। ठीक है जी। तो मुख्तलिफ आ सकती है। कोई एक ख़ातून जो है वो इन सारी प्रेजेंटेशंस के साथ आ सकती है, यानी कोई जो है अगर सपोज़ शादी के बाद आई है, वो कहती है कि भाई मेरा बच्चा नहीं हो रहा है और साथ में कवारेपन से उनको माहवारी का भी मसला है, चेहरे पे बाल का भी मसला है, दानों का भी मसला है और अभी प्रेगनेंसी का भी मसला हो गया है। ठीक है जी। तो हम समझते हैं सबसे पहले इस बीमारी को कि ये बीमारी है क्या, क्योंकि अक्सर जब हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको पीसीओस का प्रॉब्लम है तो उनको समझ में नहीं आता, कहते डॉक्टर साहब ये क्या होता है, ये पीसीओस क्या मसला है, ये क्या बीमारी है। ठीक है जी। तो और हमें ये क्यों हो गया है, तो पीसीओस अगर इसकी कॉज देखी जाए कि इसके पीछे वजह क्या है, तो ये एक जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी वाले लोगों में होता है और साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसको ट्रिगर करते हैं। जैसे कि शुगर का मसला है, शुगर की बीमारी जो है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर दूसरे बंदे को तकरीबन शुगर का मसला है। तो वो शुगर किस तरह से होती है, उनकी जो जीन्स होते हैं उनकी जीन्स में ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है, इंसुलिन उनकी बॉडी जो है अनफ प्रोड्यूस नहीं करती है। उसी तरीके से ये भी बीमारी है। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया है कि मतलब एक मेरे पास भी एक फैमिली आती है, उनकी कहते हैं कि हमारी काफ़ी कज़न्स को, सिस्टर्स को ये प्रॉब्लम है। तो ये बीमारी जो है ये फैमिलीज़ में रन करती है और साथ में अगर साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हो, यानी कि आपका खाना ऐसे हो, आपका लाइफस्टाइल ऐसे हो, तो ये बीमारी और ज़्यादा जो है पेचीदा हो जाती है। तो सपोज़ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई पेशेंट हमारे पास आई है और उसकी फैमिली में भी ये इशू है और साथ में उसका खाने की रूटीन इस तरह से है कि खाना उसका ज़्यादातर जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, जिससे वेट गेन होता है और साथ में सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी कि एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, ज़्यादातर बैठने का काम है या ज़्यादा घर से निकल के अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकती है, वॉक नहीं कर सकती है, अपने आप को किसी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी में इंगेज नहीं कर सकती हैं। हमारी आवाम की ये ख्याल होता है कि भाई सारा दिन अगर घर का काम कर लिया तो फिर यही बस हमारी एक्सरसाइज हो गई, लेकिन हालांकि बात ये होती है कि एक्सरसाइज के लिए प्रॉपर टाइम निकालना जो है वो मस्ट होता है। ठीक है जी। और इसके अलावा डाइट जो है हेल्दी और बैलेंस डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। इस वीडियो के एंड में इंशाल्लाह आपको मैं डाइट के हवाले से भी थोड़ी सी आगाही फराहम करूँगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत इस डिज़ीज़ के बारे में हम समझते हैं कि ये है क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है हमारी जो है जीन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कॉज करते हैं और इसमें अगर किसी पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब इंक्रीज्ड वेट होती है, ओबेसिटी होती है, तो उसमें क्या होता है हमारे पास ओबेसिटी में देयर इज़ इंक्रीज्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी हमारी बॉडी जो इंसुलिन पैदा करती है और जो कि शुगर लेवल हमारी बॉडी में कंट्रोल करती है, वो इंसुलिन बॉडी में काम नहीं करता है। इंसुलिन लेवल इंक्रीज आता है, इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा आता है तो लेकिन हमारी बॉडी जो है उसको रेजिस्ट करती है, यानी उसका कहा नहीं मानती सपोज़। ठीक है। तो बॉडी के अंदर इंसुलिन लेवल बढ़ने लगता है। इंसुलिन लेवल बढ़ने की वजह से जो हाइपोथैलेमस था जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा था, जो कि एफएसएच और एलएच प्रोड्यूस करके हमारे ओवरीज को कंट्रोल करता है, तो उस पर फ़र्क ये आता है कि जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि पल्सेस भी प्रोड्यूस हो रहा था। जैसे मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया कि हाइपोथैलेमस का जो हार्मोन है ये अपने
पल्सेटाइल वे में गोनेडोट्रोफिन हार्मोन को रिलीज़ करता है, 1 पल्स इन एवरी आवर या 1 पल्स इन एवरी 2 to 3 आवर्स। तो इसकी जो प्रोडक्शन है ये ख़राब हो जाती है। जब इसकी प्रोडक्शन ख़राब हो जाती है तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है उसकी प्रोडक्शन भी ख़राब हो जाएगी, यानी ये जो हमारे पास LH और FSH का रेशियो है ये डिस्टर्ब हो जाता है। आगे जाके मैं और मुझे आपको बताऊंगी कि किस तरह से होता है, ठीक है। इसके अलावा ओबेसिटी में जो है हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू ज़्यादा हो जाता है, यानी चर्बी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। चर्बी जो होती है उसके अंदर एक किस्म का एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं एरोमेटेज एंजाइम। एरोमेटेज एंजाइम क्या करते हैं, जो मेल हार्मोन से इसके एरोमेटाइजेशन करके हमारे पास फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन बनाते हैं, लेकिन बिकॉज जब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, एडिपोज टिश्यू ज़्यादा हो जाता है, तो इस एंजाइम की फंक्शनिंग भी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एंड्रोजेंस यानी मेल हार्मोन्स की ज़्यादती हो जाती है, और साथ में इसी हार्मोन से जो फीमेल हार्मोन बनता है एस्ट्रोजेंस, उसकी भी ज़्यादती हो जाती है। एंड्रोजेंस की वजह से फीमेल्स को वही प्रॉब्लम होती है, यानी चेहरे पे दाने आना, चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल का आना, और साथ में जब एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, नॉर्मली क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाला जो होता है वो होता है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करता है। अब जब इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से FSH को कम कर देता है, जिसकी वजह से FSH तो कम हो जाता है लेकिन LH हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। अब LH हार्मोन क्यों ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह ये है बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कि ओवरीज में जो है हमारे पास जब अंडा रिलीज़ होता है, एग रिलीज़ होता है, तो उसके बाद एक चीज़ आपको मैंने बताई थी कि कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जो कि LH को प्रोड्यूस करता है, लेकिन बिकॉज यहाँ पे अंडा बनने का अमल जो है वो सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज़ नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे पास LH की जो है नेगेटिव फीडबैक नहीं होती है और इसका लेवल हाई हो जाता है। ये थोड़ा सा आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स है या थोड़े से जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है उनको ये बात समझ आ गई होगी। तो मतलब बेसिकली ये बात हो रही है कि हमारी बॉडी में जो है हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो हमारी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड्रोजेंस ज़्यादा हो जाते हैं, एस्ट्रोजेंस भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब कोई भी चीज़ जब अपनी हद से ज़्यादा हो जाती है तो पैथोलॉजी प्रोड्यूस करना शुरू कर जाती है। जैसे एंड्रोजेंस की वजह से एक नहीं होता है, बाल का आना शुरू हो जाता है, उसी तरह एस्ट्रोजेंस जो है ये बच्चेदानी की जो अंदर लेयर थी, लाइनिंग थी, उसको बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करवाता है, बहुत ज़्यादा थिक कर देता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और आगे जाके एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का भी चांस बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो हमारा था सारा हार्मोन्स का कि क्या रोल प्ले करता है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम ओवरी को देखें तो कभी भी आप किसी लेडी डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेंगे आपकी तुखमदानी के अंदर पानी की थैलियाँ बन रही हैं। तो बेसिकली वो पानी की थैलियाँ नहीं होती हैं, वो इस तरह से होता है कि जो तुखमदानी होती है एट द सेम टाइम उसमें जो फॉलिकल्स है जो मैच्योर हो रहे होते हैं वो 4 से या 5 से ज़्यादा फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, लेकिन कोई भी इतना फॉलिकल मैच्योर नहीं हो पाता जो कि ओवुलेशन कर सके, मतलब अंडा बना सके। क्योंकि अगर अंडा वो बना देगा दैट मीन्स कि ओवुलेशन हो गई है, फिर वो जेनिटल ट्रैक्ट से गुजरेगा, अगर फर्टिलिटी हो गई उसकी जो हमारे पास इम्प्लांटेशन हो जाती है, बच्चा हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन इसमें ये होता है कि जो हमारे पास जितने भी फॉलिकल्स बने उसमें से कोई भी इतना मैच्योर इनफ नहीं होता कि वो अंडा बना सके। ठीक है जी, जिसकी वजह से हमारा जो फर्स्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है। फेलियर टू ओवुलेशन की वजह से जो हमारे पास है फीमेल्स आती है वो इनफर्टिलिटी के साथ आती है, यानी कि वो हमल नहीं ठहरा या प्रेगनेंसी नहीं हो रही उनकी। ठीक है जी, तो जिसकी वजह से हमारे पास इस तरह से अल्ट्रासाउंड के ऊपर इस तरह से फीचर आता है कि तुखमदानी के अंदर जो है पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉज आ गया इनफर्टिलिटी का। तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक बैकग्राउंड देना ज़रूरी था कि आपको पता चले कि आपके बॉडी के अंदर चेंजेस क्या हो रही हैं। अगर आम ज़ुबान में मैं इस बीमारी के बारे में बात करूँ तो वो ख़वातीन जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत किसी वजह से, या तो वो डाइट इस तरह से ले रही है या उनका लाइफस्टाइल इस तरह से है, तो उनकी बॉडी के अंदर जब चर्बी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जो ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, वो जो है हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। ये वो ख़वातीन जो खाना खाना छोड़ देती, कहते हैं भाई हम मोटे हो रहे हैं, हम खाना खाना छोड़ देते हैं, खाना खाना छोड़ने की वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर, और इतना ज़्यादा जो हमारे पास फीमेल हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मेल हार्मोन्स की ज़्यादती की वजह से एक नहीं और हिर्सुटिज्म का प्रॉब्लम होता है, और साइकिल्स इसलिए नहीं आते हैं बिकॉज ओवुलेशन हो ही नहीं रही है। ओवुलेशन ना होने की वजह से अगेन इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है।
अब बात आती है कि इस बीमारी के साथ हम टैकल कैसे करें, इस बीमारी के साथ हम डील कैसे करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपने अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। डाइट में ये कि आपने इस तरह से डाइट अपनी कंट्रोल करनी है कि आपका 5 to 15% आपका बॉडी वेट रिड्यूस हो जाए। लेकिन ये जो आपने डाइट कंट्रोल करनी है वो एक हेल्दी मैनर में करनी है। ऐसा नहीं करना है कि सुबह का नाश्ता नहीं करना है, दोपहर का खाना नहीं खाना है और लेट नाइट जो है बहुत ज़्यादा खाना खा लेना है या प्रोसेस्ड फूड खा लेना है। तो कोशिश करें अपनी बॉडी जो है जो डाइट है वो अपनी बैलेंस डाइट रखनी है। सुबह का नाश्ता भी टाइम पे लेना है, दोपहर का भी और साथ में रात का भी लेना है और बीच में 2 छोटे स्नैक्स भी ऐड कर लें। इस तरह से ये होगा कि बॉडी में जो भी फूड आ रहा है उसके रिस्पॉन्स में जो इंसुलिन बढ़ रहा है, इंसुलिन अपना प्रॉपर काम करे और बॉडी जो है उसको रिस्पॉन्ड करना सीख जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पानी पीना भी चाहिए, तकरीबन 6 से 7 या 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। आजकल गर्मियाँ हैं, पानी आप आराम से पी सकते हैं। इसके अलावा इंगेज करें अपने आप को किसी न किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में। बेशक हफ्ते में 5 दिन आप अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिविटी में इंगेज करें। वो इनिशियली जो है लाइट वॉक भी हो सकती है, 20 से 25 मिनट की वॉक हो सकती है। उसके बाद वॉक के दौरान आप बढ़ा सकते हैं। अगर स्किपिंग कर सकते हैं स्किपिंग करें, डांसिंग कर सकते हैं, किसी किस्म की आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अपना वेट कम करना है। ठीक है जी। उसके अलावा हम आ जाते हैं इसके मेडिकेशन के ऊपर कि हम बीइंग अ डॉक्टर हम इनमें क्या दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं। दवाइयाँ बेसिकली इसमें जो है कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल दी जाती है। कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल देने का मकसद ये होता है कि हार्मोन्स को थोड़ा सा रेगुलाइज किया जाए, विड्रॉल ब्लीडिंग कराई जाए, पीरियड्स को रेगुलाइज किया जाए। एक दफ़े जब पीरियड्स रेगुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर हम उसमें ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं, यानी तो खुमदानी पे प्रेशर डालते हैं कि वो अंडे वगैरह बनाएं और साथ में कोई भी फीमेल जो है वो कंसीव कर ले। इसके अलावा आम तौर पे यहाँ पे काफ़ी गायनिकोलॉजिस्ट जो हैं वो ग्लूकोफेज प्रिस्क्राइब करते हैं, मेटफॉर्मिन। तो काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि ये हमें क्यों दिया, ये तो शुगर की गोली है, हम तो नहीं खाएंगे, इससे तो ये होगा। तो बेसिकली शुगर की गोली इसीलिए दी जाती है ताकि हमारी बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। और जो कि रिस्पॉन्सिबल है, मेन कल्प्रिट है हार्मोन इरेगुलरिटी के लिए। हार्मोन इरेगुलर होंगे तो पीरियड्स इरेगुलर होंगे, पीरियड्स इरेगुलर होंगे तो इनफर्टिलिटी होगी। ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही है। इसके अलावा आजकल ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी आई हुई हैं। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में जो है काफ़ी ब्रांड्स हैं जिसमें डीकार्बोनेसिटॉल है, माइनोसिटॉल है। इसका फंक्शन भी यही होता है कि वेट रिडक्शन की तरफ, क्योंकि जब वेट रिड्यूस हो जाएगा तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। ठीक है जी। तो पीसीओएस के हवाले से जो है ये है। और इसके अलावा जो है ख़वातीन का जो चेहरे पे बाल आते हैं तो आजकल जो है एक किस्म की टॉपिकल मेडिसिन भी आ रही हैं। इफ्लोरेंथीन के नाम से इसका इंटरनेशनल जो ट्रेड नेम है वेनिका भी आता है। इसके अलावा पाकिस्तान में एडको कंपनी जो है मैन्युफैक्चर कर रही है। इसका काम ये होता है कि वैक्सिंग करके फीमेल जो वैक्सिंग करने के बाद जो हेयर फॉलिकल्स एक्सपोज होते हैं उसके ऊपर ये क्रीम लगाई जाती है। ये टॉपिकल एंटी एंड्रोजेंस होती हैं जो कि एंड्रोजेंस की प्रोडक्शन को कम करती हैं, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ जो है थोड़ी बहुत कम हो जाती है। ठीक है जी। और साथ में जो है जो एक्ने का प्रॉब्लम है वो इसी वेट रिडक्शन और साथ में कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल देने से कंट्रोल हो जाता है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में एक फीमेल को रखा था ऑन द 5 मंथ ऑफ साइकिल और अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज वेरी हैप्पी। उसने वेट भी रिड्यूस किया, उसके पीरियड्स भी रेगुलर हो गए हैं और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह उसकी जब शादी हो जाएगी तो वो कंसीव भी कर लेगी। तो इंशाल्लाह जो है पीसीओएस के हवाले से आपको कोई भी बात जाननी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकते हैं। काइंडली इस टॉपिक को जो है लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें बिकॉज इट इज़ फॉर फ्री। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। तब तक के अल्लाह हाफिज़।